हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक गीत आपने सुना होगा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है और उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ये गीत मैं इस वजह से प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इसी को पूरा चरितार्थ करती है। आज कहानी एक ऐसे शासक की है, ऐसे व्यक्ति की है जिसको उसके अपने ने ही धोखा दिया और उसको उसकी जो जीवन यात्रा थी उसको ही समाप्त कर दिया। तो वो कौन है? वो कहानी है आपके दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था ट्यूमर्स, उसकी हत्या करके दास वंश को समाप्त कर दिया और एक नए वंश की नींव डाली और उस वंश का नाम है खिलजी वंश। तो दोस्तों, यही खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है, क्योंकि पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इन्हीं 5 वंशों में पूरा दिल्ली सल्तनत जो है वो सिमटा हुआ है। आज हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी की सबसे पहले हम उसके जीवन परिचय पर बात करेंगे, फिर उसके पश्चात उसके समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, राजनीतिक परिदृश्य हैं, उसके जो युद्ध हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली सुल्तनत का बहुत ही जनरस एम्परर था, मतलब बहुत ही उदार शासक था। लेकिन उसकी उदारता जो है वो एक मैटर में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये इस बात का विरोधाभास है, क्योंकि उसने सूफी संत सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। ये जो कहानी है बहुत ही रोचक कहानी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से पूरा अटैच है। जब हम अगला चैप्टर अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाएंगे तो उसको भी इससे हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अब आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का इस दास वंश से क्या रिलेशन है, जो कि बीत चुका है, और उसके पश्चात खिलजी वंश में उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, मैंने पहले ही बता दिया है। खिलजी वंश भारत में इसको खिलजी वंश इस वजह से कहा जाता है और इसके जो शासक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और नासरुद्दीन खिलजी। क्लियर? तो ये 4 शासक हैं जो आपको खिलजी वंश में पढ़ना है। और खिलजी वंश का जो मूल निवास माना जाता है वो माना जाता है आपका अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र से। तो चूंकि नाम ही लग रहा है खल्ज, इस वजह से इसके वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे क्या लगाया? खिलजी। कहा यह जाता है कि खिलजी वंश के जो पूर्वज थे यानी शुरुआती लोग थे, वो सबसे पहले किसके शासनकाल में आए थे? वो आए थे आपके दास वंश के इल्तुतमिश के समय में। तो इल्तुतमिश की जो स्टोरी है मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कवर कर दिया है। आप पिछले वीडियो में जाकर इल्तुतमिश की सारी स्टोरी देख सकते हैं। इल्तुतमिश के पश्चात कई शासकों के पश्चात बलबन का नाम आता है। बलबन की स्टोरी भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। बलबन के समय में ही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये अपने उत्कर्ष काल में पहुंचा, मतलब उत्कर्ष के दौर पर वो पहुंचा। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म जो हुआ था ये 1290 में हुआ था, 1220 में हुआ था, और ये शासक किस वर्ष में बना? 1290 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये शासक बना तो ये काफी वृद्ध हो चुका था, मतलब ये 70 साल का हो गया था। तो जब बलबन के समय में इसको वहां का सूबेदार बनाया गया। यहाँ पर आप 2 नाम देखते हैं, एक तो सुमाना का, ये आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है पंजाब के साइड में, और दूसरा इसको बरन का सूबेदार बनाया गया। बरन कहाँ पर स्थित है? ये आधुनिक बुलंदशहर है जो कि यूपी में स्थित है। तो बलबन के समय में ये बलबन का बहुत ही विश्वास पात्र था
और बलबन के बारे में कहा भी जाता है कि ये इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करता था, बहुत ज़्यादा मानता था। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तो बलबन के ही किले में कराया, किला पोरी के महल में, जो कि कैकोबाद द्वारा बनवाया गया था लेकिन वो अपूर्ण रह गया था। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो उसने उस पर बैठने से इनकार कर दिया। अब उसका इनकार करने की वजह क्या थी? उसके इनकार करने की वजह ये थी कि वो बलबन को बहुत सम्मान करता था। उसने भले ही दास वंश को समाप्त करके गद्दी हथियाई थी, लेकिन उसके मन में जो सम्मान का भाव था वो बहुत ज़्यादा था। तो बलबन के सिंहासन पर उसने बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जिस शासक की मैंने इतनी सेवा की है और वो शासक हमको इतना मानता था, मैं उसके सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। और उसके जो बेटे थे बुगरा खां वगैरह जो थे, मैंने उसके पिछले लेक्चर में आपको बताया है, और उनके बारे में भी उसने कहा कि ये उनके उत्तराधिकारियों का सिंहासन है, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ। और इसका अमीरों ने काफ़ी मतलब इस बात से काफ़ी प्रभावित भी हुए। तो हम चलते हैं बैक स्टोरी कि जब बलबन और उसके बाद कैकोबाद के समय में इसको अच्छी पोस्ट मिली, और जो बुगरा खां का बेटा था, बुगरा खां बलबन का बेटा था, और बुगरा खां का बेटा कौन था? क्यूमर्स। तो क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक बना, और उसने वहीं पर उसने दास वंश को समाप्त कर दिया और भारत में एक नवीन साम्राज्य की नींव डाली, और उसको कहते हैं खिलजी वंश। क्लियर है? तो अब खिलजी वंश की स्थापना जो है, इसको बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी संबोधित किया है। तो भारत में खिलजी वंश की स्थापना जो है वो खिलजी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। वास्तव में ये क्रांति जो थी एक प्रकार से वंश परिवर्तन ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वंश परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि गुलाम वंश से खिलजी वंश, ये वास्तव में एक नए युग का प्रारंभ था जिसमें एक वजीर ने पुनः प्रतिष्ठित अपने आप को किया था। तो इसी वजह से इसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो दिल्ली का शासक बना। तो आपने फ्लैशबैक से सारी स्टोरी को समझ गए होंगे अब कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैसे बलबन, बुगरा खां और क्यूमर्स को क्रॉस करते हुए वो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अब जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बना तो उसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा तो सबसे पहली बात मंगोलों का आक्रमण, जो कि पिछले कई शासकों के समय में हो रहा था, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो मंगोलों के आक्रमण के समय इसका जो नेता था उसका नाम था उलोग खां। तो उलोग खां ने इसके समय में आक्रमण किया, और कहा यह जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मतलब इसको उलोग खां को परास्त कर दिया, और अपनी पुत्री का विवाह जो था वो उलोग खां के साथ उसने कर दिया। और यही जो थे मंगोल थे, ये आकर इनको मतलब इनको वहाँ पर व्यवस्था की उनकी, और कहा कि अब आप इंडिया में रहोगे। उनके सारी मतलब मैनेजमेंट उनके लिए किया, और यही जो है वो क्या कहलाए? नवीन मुसलमान कहलाए। और ये कहाँ बस गए? ये बस गए मंगोलपुरी में, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीन मुसलमान कौन थे? ये मंगोलियन थे, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में दिल्ली में बस गए थे। और कहाँ बसे थे? वो मंगोलपुरी में। क्लियर? अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम उसके कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो राजनीतिक मतलब उसके जो आक्रमण थे, युद्ध थे, उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो रणथंभौर पर उसने आक्रमण किया, लेकिन रणथंभौर का किला जो था वो बहुत ही अभेद दुर्ग था, मतलब बहुत ही अभेद किला था, और इस वजह से उसने रणथंभौर को जीतने का इरादा उसने बदल दिया। इसके अलावा उसने मंडौर का किला जीता, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है आपका देवगिरी। देवगिरी
ये आपके साउथ इंडिया का राज्य था, बहुत ही मतलब धन और संपदा से अपूत, इसमें मतलब अपूत संपत्ति थी वहाँ पर। और देवगिरी को विजित करने के लिए इसने अपने भतीजे और अपने दामाद, भतीजा ही उसका दामाद था, अलाउद्दीन खिलजी को उसने भेजा। उस समय देवगिरी का जो राजा था वो कौन था? रामचंद्र देव। कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित किया और बहुत सारा जो संपत्ति था वहां पर उसने लूटा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा विजय भी किया था। वास्तव में ये भिलसा विजय देवगिरी के पहले ही किया था, और भिलसा विजय में जब उसने भिलसा विजय किया तो उसका जो मतलब उसका जो मन था वो क्या हो गया, बहुत ही ललायित हो गया कि वो संपत्ति को वो अर्जित करेगा, और इसी के माध्यम से वो देवगिरी पर उसने आक्रमण किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही जनरस एम्परर था, बहुत ही उदार शासक था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो उसने बलबन के समय में मतलब बलबन के जो उसके उत्तराधिकारी थे उसमें एक नाम मिलता है आपको मलिक छज्जू का। तो मलिक छज्जू जो था वो बलबन का भांजा था। तो बलबन का भांजा मलिक छज्जू ने इसके समय में विद्रोह कर दिया था। अब उस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे आगे कौन आया? जलालुद्दीन का बेटा अरकली खान। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि बलबन का जो भांजा था वो था मलिक छज्जू, और इसको परास्त करने के लिए आगे कौन आया? अरकली खान। अरकली खान ने मलिक छज्जू को परास्त कर दिया, और जब उसके सामने मलिक छज्जू को पेश किया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ये बहुत ही उदारवादी शासक था, बहुत ही उदारता थी उसके अंदर, और कहा कि इसके साथ कोई गलत काम मत करना। ठीक है, इसका अलाउद्दीन खिलजी और अरकली खां ये लोग थोड़ा सा मतलब हार्ड कह सकते हैं, मतलब हार्ड के थे वो। और लेकिन जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने कहा कि अरकली खां को माफ कर दिया जाए। इससे इसके बेटे और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो काफी रुष्ट भी हुए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए जिसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र करता था, अमीर लोग जो षड्यंत्र करते थे उनको भी ये माफ कर देता था, थोड़ा बहुत जुर्माना देकर। तो कहा यह जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था बहुत ही मतलब सेंटिमेंटल शासक था, क्योंकि वो वृद्धावस्था में शासक बना था। और ऐसा नहीं है कि जब वो अपने युवावस्था में था तो वो ऐसा ही था। युवावस्था में उसने बहुत सारा मतलब राजनीतिक प्रसार में काफ़ी योगदान दिया था पिछले शासकों के, लेकिन जब वो वृद्ध हुआ तो उसकी मेंटालिटी जो थी वो काफ़ी चेंज हो गई और वो काफ़ी उदार शासक हो गया। क्लियर है? अब एक इसके बारे में बहुत ही मतलब घटना है, बहुत ही मतलब जो उसके चरित्र पर दाग लगाती है। इतिहासकारों का मानना है कि सबके प्रति तो बहुत ही जनरस था, मैंने बता ही दिया, लेकिन एक नाम मिलता है सिद्दी मौला। तो सिद्दी मौला जो था ये सूफी संत था, ईरान से आया हुआ था, और इसके बारे में इसने सुना कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसने क्या किया, सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। उसमें 2 हिंदू मंत्रियों का नाम भी आता है, और कहा यह जाता है कि उसने जो है वो काफ़ी क्रोधित हो गया वो, और उसने सिद्दी मौला को मतलब मरवा दिया। तो यही एक ऐसी घटना है जो उसके पूरे मतलब जीवन काल में या उसके जो शासन काल में एक ऐसी घटना है जो उसके चरित्र को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अब हम चलते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के कनेक्शन को। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो इसको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। कड़ा मानिकपुर, अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। और जब ये मैंने बताया कि रामचंद्र देव और यहाँ पर भिलसा में इसने विजय किया, तो इसने अपने चाचा को आमंत्रित किया। इसने अपने चाचा को आमंत्रित किया और कहा कि जितना भी संपत्ति है, जितना मैंने लूटा है, वो मैं आपको आपके हवाले कर दूंगा। तो ये बहुत ही इसने मतलब ये एक शातिर व्यक्ति था, और इसने एक षड्यंत्र के तहत अपने चाचा को बुलाया।
तो कड़ा मानिकपुर में ही उसने बुलाया और उसने कहा कि मैं आपको सारी संपत्ति वापस कर दूंगा। और उसके पश्चात जब उसका चाचा आया तो उसने क्या किया, इसको मरवा दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसने मरवा दिया। तो वही मैंने कहा था कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो वो दोस्त ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो भतीजा था और दामाद भी था। उसकी बेटी मल्लिकाए जहां की शादी जो हुई थी ये इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। और कहा यह जाता है कि मरते समय उसने कहा था, हे अलाउद्दीन तुमने ये क्या किया। मतलब उसको इतना कष्ट हुआ कि वो इतना ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी को मानता था और उसी ने उसके साथ धोखा किया और षड्यंत्र किया और उसको जान से मरवा दिया। तो ये रही कहानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और उसके पश्चात 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। तो अगर आपको ये लेक्चर और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।